कई बार क्या होता है कि तैयारी करते करते लगने लगता है कि यार नहीं हो पा रहा। मेरे साथ भी हो रहा था, मैं लगातार एग्ज़ाम निकाल रहा था नहीं, लेकिन फिजिकल नहीं हो पा रहा था। तो मेरे को ऐसा लगा कई बार कि छोड़ दूं और दूसरी चीज़ की तैयारी कर लूं। लगभग 2013 से 2017 तक मेरे कांस्टेबल के सभी एग्ज़ाम निकले। अच्छा जी। लेकिन बीच में क्या होता था कि रनिंग नहीं निकलती थी मेरी। अच्छा। और जो कमजोरी थी अपनी उस पर फोकस करा, तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा टाइमिंग लेना स्टार्ट कर दिया। हाँ। और टाइमिंग में 800 की नहीं लेके 1000 की लेता था। अच्छा। तो 1000 की टाइमिंग में कोशिश करता था कि 3 मिनट से अंदर में आए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुप्ता। आप देख रहे हैं द संघर्ष चैनल को। आज मैं एक और वीडियो लेके आया हूं जिसमें आपको मैं मिलवाऊंगा सूरज सर से, जो एक मध्य प्रदेश पुलिस में आरक्षक के पद पर हैं। मैं आपके सारे क्वेश्चन लेने की कोशिश करूंगा जो आपने पिछले वीडियो में मुझे कमेंट के द्वारा बताए थे। आपके मेडिकल से रिलेटेड कोई बहुत सारे इश्यूज़ थे, पढ़ाई से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ थे, तो मैं सारी बात सूरज सर से करूंगा। तो सबसे पहले मैं सूरज सर का हमारे चैनल पर स्वागत करना चाहूँगा। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। तो सर, सबसे पहले आप मुझे ये बता दीजिए कि आपने जो तैयारी स्टार्ट की है, आपने ये तैयारी कब चालू की थी? मैंने ये तैयारी 2013 से स्टार्ट करी थी। 2013 से। और लगभग 2013 से 2017 तक मेरे कांस्टेबल के सभी एग्ज़ाम निकले। अच्छा जी। लेकिन बीच में क्या होता था कि रनिंग नहीं निकलती थी मेरी। अच्छा। तो 2017 में फिर मैंने पहले रनिंग स्टार्ट कर दी थी, उसके बाद तैयारी फिर से स्टार्ट करी। अच्छा, 17 वाली भर्ती में। जी। अच्छा। तो फिर 17 वाली भर्ती में हो गया। अच्छा, बहुत बढ़िया। 2013 से तैयारी चालू की, कुछ कमियां हैं जो उनको देखा, उसके बाद में फिर 2017 में सबसे पहले फिज़िकल जो कमज़ोर था उस पर ध्यान दिया और फिर पेपर दिया। तो आप देख सकते हैं कि आपके अंदर जो कमी है आप पहले उसको देखिए, फिर उस हिसाब से अपने हिसाब से उसकी तैयारी कीजिए। मैं सर आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि आपने जो एग्ज़ाम निकाला था, क्वालिफाई किया था, तो उसमें आपने किस तरीके से तैयारी की थी, किस तरीके से पढ़ा था आपने? मेरा मेन फोकस था रीजनिंग, मैथ और साइंस पे, क्योंकि इसका वेटेज ज़्यादा रहता है। जी। रीजनिंग लगभग 40 नंबर की रहती है, 30 की प्योर रीजनिंग रहती है और तार्किक ज्ञान 10 नंबर का प्लस रहता है जीएस के साथ। ठीक है। और 30 नंबर का उसके बाद अपना मैथ और साइंस रहता है। ठीक है। तो 70 नंबर ये हो जाता है। और ये ऐसा है कि आप यदि पढ़ रहे हो तो ये 70 में से लगभग आपके 65 नंबर आ जाते हैं। ठीक। और जीएस का तो कुछ कह नहीं सकते कहाँ से आ जाए। हाँ। तो उसकी तैयारी तो आप कंप्लीट कभी नहीं कर सकते। लेकिन मैथ, रीजनिंग, साइंस ऐसा है कि लिमिटेड है और आप पढ़ोगे तो कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरा मेन फोकस मैथ, रीजनिंग, साइंस पे था। जी। और साथ में मैं एमपी और करंट अफेयर्स तो पेपर में से पढ़ता रहता था। ठीक। तो बस ये स्ट्रेटजी लेकर करा तो बस निकल गया। 82 मार्क्स आए थे मेरे। अच्छा, 82 मार्क्स आए थे आपके, बहुत बढ़िया, अच्छे नंबर थे सर आपके। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसे आपने बोला कि रीजनिंग और मैथ जो है आ रही है, जिसमें वेटेज जो है करीबन 70 नंबर का है, तो मैं अगर पार्टिकुलर एक सब्जेक्ट के बारे में बात करूं तो आप कुछ बताना चाहेंगे कि मैथ में इन सब्जेक्टों पे ज़्यादा फोकस करें या इस तरीके से पढ़ें? अभी क्या है कि इतने ज़्यादा एग्ज़ाम होते हैं जी, तो पर डे कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। तो अपन ये तो बता नहीं सकते कि किन टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। फिर भी जैसे ब्लड रिलेशन है अपने, और बोर्ड मास है, सरलीकरण है, इन पे ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि इनका ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स के नंबर आते हैं। जी। और बाकी तो कुछ कह नहीं सकते एग्ज़ाम के बारे में, जी, कब क्या डाल दें। हाँ, ये भी है, सही बात है। आपने एक बहुत अच्छी बात करी कि डेली एग्ज़ाम हो रहे हैं, अलग अलग प्रकार के कंपटीशन जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, तो कुछ कह नहीं सकते कि किस तरीके से किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। सही बात है, आपको बस अपने कैलकुलेशन पे ध्यान अच्छा करना है। और उसके बाद में अगर रीजनिंग की मैं बात करूं तो रीजनिंग आपने किस तरीके से पढ़ा है, कौन सी बुक अगर आप कोई बताना चाहें? जब मैंने स्टार्ट करा था तो मेरे को किसी ने बताया था अरिहंत की बुक। जी। तो मैंने उसको लगाया कम से कम 1.5 से 2 महीने। तो 1.5-2 महीने में मेरा ऐसा बेस बन गया था उससे कि उसके अलावा मेरे को कभी फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा। उसको रिवीजन करता रहता था। जी। उसी में मेरा सब कुछ कंप्लीट हो गया। बहुत बढ़िया। तो सर से हमने ये पूछा कि उन्होंने तैयारी किस तरीके से की है। सर, आपका टेस्ट सीरीज़ के बारे में क्या कहना है, अगर आप कुछ कहना चाहें? उस समय तो ज़्यादा कोई टेस्ट सीरीज आती नहीं थी जब मैं तैयारी करता था। आजकल बहुत चलन चल रहा है, अभी बहुत ज़्यादा चलन चल रहा है। जी। तो हमने तो कुछ ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगाई नहीं। बाकी हाँ, टेस्ट सीरीज से फ़ायदा बहुत होता है। जी।
आपका क्या है कि कुछ जैसे अपन टेक्स्ट बुक से पढ़ते हैं, कई चीज़ कुछ बुक में आंसर अलग रहता है, कुछ में आंसर अलग रहता है। जब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो आप एक पर्टिकुलर उसमें चले जाते हैं एग्ज़ाम मोड में। तो उसका बेनिफिट मिलता है। उसमें क्या है कि अपन जैसे नॉर्मल यदि ऑफलाइन अपन टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं, ऑनलाइन लगाएंगे क्योंकि एग्ज़ाम ऑनलाइन हो रहा है। तो उसमें अपन को मेन जब अपन कई बार क्या रहता है टाइमर चलता रहता है, तो उसमें अपना प्रेशर बना रहता है कि ऐसा नहीं है कि अपन करते जाएं टाइम निकल जाए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज देंगे ऑनलाइन तो उससे आपका टाइम मैनेजमेंट भी होता रहेगा साथ में। जी, टेस्ट सीरीज़ के फ़ायदे ये हैं कि आप टेस्ट सीरीज़ में आप तो प्रेशर हैंडल करना और लिमिटेड समय में आपको पेपर करने की आपको हैबिट उसमें बन जाती है। तो जैसा कि आपने देखा कि सर के जो हैं 2013 से जितने भी एग्ज़ाम हुए थे वो सर के सब निकले थे, परंतु उनका फ़िज़िकल ठीक नहीं था, तो उन्होंने फ़िज़िकल पे अपना ज़्यादा फोकस किया है। तो मैं उनसे ये जानना चाहूँगा कि फ़िज़िकल जो बच्चे तैयार कर रहे हैं जिनका फ़िज़िकल कमज़ोर है, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? मेरा एक सबसे बड़ी गलती ये रहती थी तैयारी करते हुए कि मैं टाइमिंग कभी नहीं लेता था। मैं रनिंग करता रहता था, लॉन्ग रनिंग करता था, स्पीड बहुत कम मारता था। तो उसके चक्कर में जब फाइनल होता था तो कई बार स्पीड कभी पहले राउंड में ज़्यादा स्पीड खींच दी तो सेकेंड राउंड में स्टेमिना कम हो जाता था। तो इस चक्कर में 2-3 सेकेंड कभी 5 सेकेंड से रह जाता था। फिर लास्ट इस बार मैंने क्या करा कि पहले अपना फिर से रनिंग स्टार्ट करी, तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा टाइमिंग लेना स्टार्ट कर दिया। और टाइमिंग में 800 की नहीं लेके 1000 की लेता था। अच्छा। तो 1000 की टाइमिंग में कोशिश करता था कि 3 मिनट से अंदर में आए। उससे क्या रहता है कि कई बार क्या होता है कि जब अपन पहला अब कंपटीशन के टाइम पे क्या रहता है कि दूसरे को देख के कई बार अपन बहक जाते हैं और पहला राउंड तेज मार देते हैं। ये भी है। तो उस टाइम ना धीरे धीरे डाउन होता रहता है। लेकिन जब मैंने तैयारी 1 किलोमीटर की करी तो उससे मेरे को बहुत बेनिफिट मिला कि अगर मैंने पहला राउंड थोड़ा तेज भी कर दिया था तो उस समय मेरे को सेकेंड राउंड मारने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आई थी फाइनल में। में तो कुल मिला के अगर आपको मान लीजिए कहीं पर पहुंचना है तो उस अपना गोल थोड़ा आगे बनाइए। आपको 800 दौड़ना है तो आप 1000 के बारे में सोचिए कि मुझे 1000 इतने में दौड़ना है, तो आपकी 800 जो है आपकी आराम से आ जाएगी। अच्छा, लॉन्ग जंप के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? लॉन्ग जंप मेरा हमेशा से स्ट्रॉन्ग रहा है। अच्छा, लॉन्ग जंप। तो लॉन्ग जंप और गोले की तो मैंने कभी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करी। अच्छा, ठीक। जाता था, रनिंग करता था, 1-2 बार कूदता था तो हर बार आ जाती थी, तो मैंने उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करा। और गोला भी मेरा जिम में और एक्सरसाइज करता रहता था तो स्ट्रॉन्ग था, तो 23-24 हमेशा आता था, तो उसकी प्रैक्टिस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, मतलब रनिंग जो थी उसमें प्रॉब्लम थी, रनिंग कमज़ोर थी क्योंकि मैं टाइमिंग नहीं ली थी मैंने। गलती मेरी ये थी, मैं सिर्फ रनिंग करता रहता था। 800 दौड़ना है, 800 के 2 राउंड मारे, बस ख़त्म कर दिया। तो टाइमिंग ज़्यादा ली नहीं, तो वो जब टाइमिंग नहीं लेते तो लास्ट में दिक्कत आती है फाइनल रनिंग में। ये तो आपने देख लिया होगा कि आप जैसे भी आप, मुझे तो नहीं मालूम आप किस तरीके से आपकी स्ट्रेटजी है, आप किस तरीके से आप अपना फिजिकल की तैयारी करते हैं, लेकिन सर की बात भी बहुत सही है कि अगर आप दौड़ रहे हैं तो आप ये भी देखें कि आप फिर फाइनल में टाइमिंग देखें आपकी टाइमिंग क्या आ रही है। 800 मीटर आप कितने मिनट में आप उसको कवर कर रहे हैं। तो सर का बहुत अच्छा मुझे ये सजेशन लगा कि आप 800 की जगह आप 1000 को टारगेट रखें और मिनिमम 3 मिनट के अंदर आने की कोशिश करें, तो 800 जो है वो 2:45 में तो आ ही जाएगी। तो सर से मैं अब आप जानना चाहूँगा, सर आप जॉब में जब लगे होंगे तो एक मेडिकल जो है फिर इसके बाद में एक वो आता है, स्टेज आता है, तो मेडिकल में बहुत सारे डाउट, मुझे सबसे ज़्यादा जो डाउट होते हैं वो मेडिकल के होते हैं। तो मैं आपसे एक एक करके क्वेश्चन लेने की कोशिश करूँगा मेडिकल से रिलेटेड। पहले आप मुझे ये बता दीजिए कि बेसिकली मेडिकल में होता क्या है? हर ज़िले का एक मेडिकल बोर्ड होता है, ठीक है, तो वही मेडिकल लेता है, ठीक है। अब उसमें कई एक्सपर्ट रहते हैं, तो कई जगह यह होता है कि जैसे हार्ट का एक्सपर्ट है तो वो ज़्यादा कोशिश करेगा हार्ट की लेने का। अच्छा। कहीं आई स्पेशलिस्ट रहेगा तो आई की ज़्यादा लेगा, लेकिन सब जगह नॉर्मल होता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके ऊपर कोई डाउट है तो पहले आप, जैसे कई लोगों का कलर विज़न का प्रॉब्लम रहता है या कई के चश्मा लगा रहता है तो उनको डाउट रहता है कि दिक्कत क्या है, तो आपके जो भी ज़िले में शासकीय चिकित्सालय है वहाँ पे जाइए,
वहाँ पे एक बार आपके मेडिकल से पहले चेकअप करवा लो, ताकि यदि वहाँ पे कुछ बताते हैं वो, जैसे वहाँ ब्लड सैंपल होता है, ठीक, या आई टेस्ट होता है, कलर विजन टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, और फ्लैट फुट टेस्ट होता है, लॉकनी टेस्ट होता है। तो आप जाके लॉकनी फ्लैट फुट तो आप घर पे चेक कर सकते हो, ठीक, लेकिन कलर विजन और ये इसके लिए तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो आप जाके एक बार चेकअप करवा लो, यदि उसमें कोई सजेशन देता है डॉक्टर कि ये दिक्कत है, ये सही हो जाएगा, तो उससे पहले आप मेडिकल से पहले वो सही करवा लो। इस समय में आप ऐसा कुछ करें तो आप थोड़ा सा सही हो जाएगा। हाँ, सही कर सकते हैं आपको, ये अच्छी बात है। तो जैसे कि मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि सर मेरा चश्मा लगा हुआ है लेकिन नंबर उसका ज़्यादा नहीं है, तो क्या मुझे मेडिकल में बाहर करेंगे? ये एक क्वेश्चन आया था। वो मेडिकल में ये होता है कि बिना चश्मे के तो 9/6 से ले लेते हैं। ठीक। अब चश्मे का मेरे को आइडिया नहीं ज़्यादा, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि आप शासकीय चिकित्सालय में जाएंगे तो वो सब सही क्लियर कर डॉक्टर आपको सबसे सही बता देगा। और आप जो भी आप उसकी जो रूल बुक आती है आप वो पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि उसमें क्या क्या मेडिकल के लिए मांगा हुआ है जी। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप रूल बुक पढ़िए, अपना चेकअप कराइए और डॉक्टर से पूछिए कि ये मेरा रूल बुक के हिसाब से मैं कहाँ फिट हूँ या नहीं हूँ। ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं आपसे अब अगला सवाल ये पूछना चाहूँगा कि एक कमेंट मेरे पास आया था, एक नहीं बल्कि 3-4 कमेंट आए थे मेरे पास कि सर मेरे हाथ पे टैटू बना हुआ है, तो टैटू से रिलेटेड अगर आप मुझे कुछ अपडेट देना चाहें। वैसे डिपार्टमेंट में टैटू अलाउ नहीं रहता, नहीं, बाकी कई जगह क्या छोटा टैटू रहता है तो उसको अलाउ कर देते हैं। अच्छा, छोटा सा हाथ पे जो कुछ ओम वगैरह बना हुआ है या कुछ और जैसे कई बार अलाउ कर देते हैं, बाकी तो अलाउ है नहीं किसी भी प्रकार का टैटू। जी ठीक, तो उसके लिए क्या मतलब मेडिकल से पहले उसको हटवाएं? वैसे तो मेडिकल से हटवाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब आप या तो लेजर से हटवाओगे या कुछ करवाओगे तो उसके दाग रह जाता है अलग से। ठीक है। और उसको हटवाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, छोटा मोटा है, दिखता नहीं है तो चल जाता है। अच्छा, एक कमेंट और मेरे पास आया था, जो कमेंट था कि उसका अंगूठे के पास वाली उंगली जो है वो कटी हुई है, तो वो उसका कमेंट आया था कि मेडिकल में क्या मैं अनफिट हूँ। तो मैं सर से ही, मैंने बोला था कि मैं अगले वीडियो में ये वाला क्वेश्चन जरूर कवर करूँगा, तो मैं सर से ही पूछना चाहूँगा कि उस मतलब वो मेडिकली अनफिट है या फिट? वो उसको मेडिकल अनफिट कर देंगे, क्योंकि आप जब भी ट्रेनिंग या बाद में वेपन्स हैंडलिंग और वेपन चलाने में दिक्कत आती है यदि आपकी उंगली कटी हुई है। अच्छा। तो इसलिए उसको मेडिकल अनफिट कर देंगे। अच्छा, मैंने आपका सवाल जो है सर से ही पूछा, आपने आंसर जो है सर से ही मिल गया होगा आपको। तो सर मैं आगे बढ़ना चाहूँगा कि जैसे कि कई सारे लोग हैं तो बोलते सर मुझे नौकनी में दिक्कत है, तो मतलब एक मैंने और सारे इंटरव्यूज़ भी लिए हैं जिसमें पहले उन्होंने मुझे बताया है कि छोटी मोटी जो प्रॉब्लम होती है उनको मेडिकल बोर्ड नेगलेक्ट कर देता है। तो क्या ये बात सही है कि? सही है जी, ये बात सही है। तो छोटी मोटी जो प्रॉब्लम रहती है वो नेगलेक्ट कर देता है, और आप उसको नौकनी को सही भी कर सकते हैं। जी हाँ, उसमें क्या आप सोते समय दोनों पे घुटनों के बीच में तकिया लगा के सोइए, या कुछ एक्सरसाइज होती हैं वो करिए, तो उससे नौकनी बहुत हद तक सही हो जाती है। अच्छा, और वैसे ही अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो मेडिकल बोर्ड निगलेक्ट कर देता है। मतलब वो तो पूरी डिपेंड है आपके मेडिकल बोर्ड के ऊपर कि मेडिकल बोर्ड अगर आपको सज्जन लोग मिल रहे हैं तो आपका काम जो है छोटी मोटी चीज़ों के लिए बन ही जाएगा। ये है। तो सर से मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो तैयारी कर रहे हैं सर उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे कि जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, आपको भी 4 साल हो गए थे, 4 साल बाद जॉब लगी है, उसके बाद में 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, भर्ती नहीं आ रहे हैं, थोड़े डीमोटिवेट हैं, किसी का अभी जैसे भर्ती हुई है तो किसी का फिज़िकल नहीं निकला होगा, किसी का एग्ज़ाम नहीं निकला होगा, तो उन लोगों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे सर? कई बार क्या होता है कि तैयारी करते करते लगने लगता है कि यार नहीं हो पा रहा। मेरे साथ भी हो रहा था, मैं लगातार एग्ज़ाम निकाल रहा था नहीं, लेकिन फिजिकल नहीं हो पा रहा था। तो मेरे को ऐसा लगा कई बार कि छोड़ दूं और दूसरी चीज़ की तैयारी कर लूं, लेकिन मैंने सोचा एक बार तो और ट्राई करते हैं, और जो कमज़ोरी थी अपनी उस पर फोकस करा और उसको पहले धीरे धीरे सही करा, फिर लगने लगा मेरे को भी कि हाँ निकल जाएगा। तो बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अपनी जो कमज़ोरी है, कई बार क्या रहता है कि अपन
पढ़ते जाते हैं लेकिन अपन अपनी कमजोरियों पे ध्यान नहीं दे पाते और फिर अपन को लगने लगता है यार मेरा तो हो नहीं पा रहा। तो अपन पहले आप ये एनालाइज कर लो कि क्या गलतियाँ हैं अपने अंदर, क्या कमजोरियाँ हैं, उनको धीरे धीरे सही करें और पॉजिटिव वे में आगे बढ़ते रहें। ठीक, मैं आपको बता दूं इस साल जब ये वीडियो शूट कर रहे हैं आप टाइम देख लीजिए, इसके 2 महीने बाद से एमपी के अंदर व्यापम में बहुत सारी कैलेंडर में आप देखेंगे बहुत सारी वैकेंसीज़ आने वाली हैं और कैलेंडर में कुछ भर्तियां हैं जो अभी दिख नहीं रही हैं लेकिन वो भी आएंगी, लाइक पटवारी और एमपी एसआई। तो कृपया करके अपनी तैयारी करें, चुनाव से पहले जो है आपसे पहले भर्ती तो आती है, बहुत वैकेंसी आती है और ये गोल्डन पीरियड है मेरे हिसाब से अगर देखा जाए ये 1-1.5 साल जो भी है इसमें इतनी सारी वैकेंसी आएंगी कि आप भी सोचोगे यार कि ये तैयारी करें या ये तैयारी सही करें। बात है। तो हाँ। आप मेन जिस पे आपका फोकस है कि मेरे को इस लाइन में जाना है तो आप जो भी पुराना सिलेबस होगा उसको उठाएं, उस पर फोकस करें, उसकी तैयारी करें। तो मैंने कोशिश करी है आपके सारे सवाल लेने की जितने भी कमेंट में आते हैं, और भी अगर आपके मन में कोई सा डाउट है, किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी है कॉम्पिटिटिव से रिलेटेड कि वो जीवन में क्या करें, किस वे में आगे बढ़ें, कोई सा सजेशन अगर वो लेना चाहें तो कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मैं अगले वीडियो में या फिर कमेंट के माध्यम से आपको उस सवाल का आंसर देने की कोशिश करूँगा। और ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहिए क्योंकि हम आगे ही ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस लाते रहेंगे, और भी हमें कई सारे लोगों से मिलना है, उनसे बातचीत करना है। तो कृपया करके आगे भी जो वीडियोस आएंगी उन पर भी अपना प्यार दीजिएगा पिछली वीडियो की तरह, और इस पर तो ज़रूर दीजिएगा ही दीजिएगा। तो मैं अंत में बस यही कहूँगा कि वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।